नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत जनित्र पढ़ेंगे जो बेहद ही आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। विद्युत जनित्र क्या होता है? विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो विद्युत जनित्र देखिए, विद्युत जनित्र ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत जनित्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो अब इसका सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत देखेंगे विद्युत जनित्र का। विद्युत जनित्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, इससे जो पिछली वीडियो थी अपन ने उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था, तो उस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही विद्युत जनित्र आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब दो चुंबकों के बीच में किसी कुंडली को रखा जाता है तो उन चुंबकों के कारण क्या होता है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब उसको घुमाते हैं अपन तो जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, उस परिपथ में, उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब अपन इसकी देखेंगे विद्युत जनित्र की बनावट। या दिष्ट धारा जनित्र के निम्न भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, ये सर्पी बल है प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो अभी मैं बताऊंगा आपको, और ये दिक् परिवर्तक दिष्ट धारा के लिए, और एक है ब्रूस। तो सबसे पहले क्षेत्र चुंबक क्या होता है? ये जो बड़े जो साइड में चुंबक रखे हुए हैं इनको बोला जाता है क्षेत्र चुंबक। इनके बीच में किसको रखा जाता है? आर्मेचर या कुंडली को। इसके बाद अगला है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा जाता है। इसके दोनों साइड बड़े बड़े क्या आते हैं, दो चुंबक होते हैं। इसके बाद है ये सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है? सर्पी वलय जो होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है। अब जब हम प्रत्यावर्ती धारा को देखेंगे इस परिपथ के अंदर तो किसका उपयोग करेंगे अपन? सर्पी वलय का। और जब दिष्ट धारा का उपयोग करेंगे इस परिपथ के अंदर, और जब दिष्ट धारा का उपयोग करेंगे तब किसका उपयोग लेंगे अपन? जब दिक् परिवर्तक का उपयोग लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के समय तो सर्पी वलय का उपयोग में लेंगे। अब ये जो वलय है, ये जो वलय लिख रखे हैं, वलय R1 और R2, ये जो वलय R1 और R2 है ये किसके लिए है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। और द्विक परिवर्तक लेंगे दिष्ट धारा के लिए। तो ये परिपथ क्या है, इसका पूरी, इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा कैसे जाती है और दिष्ट धारा कैसे जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी क्रियाविधि क्या होती है कि जब इस कुंडली को, ये क्या अपनी कुंडली किसके बीच में, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। जब इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाया जाता है तो विद्युत धारा क्या होती है, जब ये घूमता है तो विद्युत धारा कहाँ से प्रारंभ होती है? यहाँ से, इस आर्मेचर से प्रारंभ होती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से, फिर यहाँ से, और इस प्रकार परिपथ में जाती है। तो विद्युत धारा जब ऐसे गति करती है तो क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ये बता रखा मैंने आपको, ये फोर्स, ये क्या है? मैग्नेट चुंबक, और ये क्या है? करंट, विद्युत धारा की दिशा। तो इसमें विद्युत धारा कैसे जा रही है? इस प्रकार। जब इसमें विद्युत धारा इस प्रकार जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार बनेगा? इस प्रकार। तो ये जो अपनी कुंडली है वो किस प्रकार घूमेगी? अब ये जो हिस्सा है ये किस प्रकार घूमेगी? दक्षिणावर्त घूम जाएगी। जब इसको दक्षिणावर्त क्या करेंगे अपन? घुमाएंगे। तो जब ये दक्षिणावर्त घूमेगी तो ये ए वाला, ए बी वाला इधर पहुंच जाएगा हिस्सा, और सी डी वाला इधर। जब अपन इसको घुमाएंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से घूमने के बाद इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये घूम जाएगा। तो ये घूमने के आर्मेचर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सर्पी वलय जुड़े हुए हैं। तो सर्पी वलय एक तो ये रहा R1, ये जो गोल गोल बना हुआ है ये एक सर्पी वलय तो R1 है, और दूसरा सर्पी वलय कौन सा? R2। और इनसे क्या जुड़े हुए हैं? दो ब्रूस जुड़े हुए हैं। ये जो साइड में दो है ये क्या जुड़े हुए हैं? ब्रूस। तो सर्पी वलय को R1, तो R1 ये रहा, और R2 ये रहा। ब्रूस V1 और V2, ब्रूस V1 कौन सा? ये रहा, और ब्रूस V2 ये रहा। ठीक है, तो ये V1 और V2। तो अब देखिए ब्रूस V1 और V2। अब क्या होता है, इधर देखिए, जब इसको अपन क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो जब इसमें विद्युत धारा
कुंडली में तो कहाँ से प्रारंभ हो रही है, यहाँ से। जब आपने देखा होगा इंजन को चलाते हैं तो इंजन को जब पहला चक्कर लगाते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होता, उसमें बहुत से चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे अपन, घुमाएंगे। तो विद्युत धारा इसी, ये दो परिपथ है, एक तो ये अंदर का परिपथ है और ये दूसरा कौन सा, बाह्य परिपथ। और इस ब्रश को किससे जोड़ रखा अपन ने, गैल्वेनोमीटर से, जिसको धारामापी यंत्र भी बोला जाता है। तो जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रारंभ होगी यहाँ से, तो विद्युत धारा कहाँ से जाएगी, पहला ये जो हिस्सा इसका, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस सर्पी वलय से R2 से, और इसका पहला वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, सर्पी वलय R1 से। तो परिपथ में विद्युत धारा कहाँ से जाएगी, V2 से प्रारंभ होगी। बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बाह्य परिपथ में V2 से प्रारंभ होगी और कहाँ तक जाएगी, V1 तक। जब ये कुंडली किस प्रकार घूमेगी, इस प्रकार, कुंडली के इस प्रकार घूमने पर बाह्य परिपथ में विद्युत धारा V2 से जाएगी और किधर की साइड जाएगी, V1 की ओर जाएगी। जब इसका आधा घूर्णन कंप्लीट हो जाएगा, ये कुंडली जब क्या, ये पूरा, ये मेरा हाथ है, अब ये क्या हो गया, इसका आधा घूर्णन। और पूरा घूर्णन कब कंप्लीट होगा, जब मेरा हाथ वापस कौन सी स्थिति में आ जाएगा, इस स्थिति में। तो जब ये आधा घूर्णन करेगी तो ये ए बी कहाँ चले जाएंगे, इधर, और सी डी कहाँ जाएंगे, इधर। तो जब ये ए बी किधर पहुंच जाएंगे, इधर, बी इधर और ए इधर, और ये सी इधर और डी इधर। तो अब विद्युत धारा जो गति है इसकी, वो कौन सी होगी, डी से सी और सी बी से ए की ओर। अब इसकी गति डी से सी और बी से ए की ओर। तो अब इस बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा बहेगी, पहले तो कहाँ से जा रही थी, V2 से V1 की ओर, लेकिन जब आधा घूर्णन हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो विद्युत धारा कहाँ से जाएगी, अब V1 से, और किधर जाएगी, V2 की ओर। अब विद्युत धारा कहाँ जाएगी, V1 से V2 की ओर। तो ये क्या है, ये क्रम लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है तो समय के अंतराल में क्या हो रहा है, विद्युत धारा के मान में भी परिवर्तन। तो इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। तो क्या होता है, ये दो क्या है, क्षेत्र चुंबक है, इनके बीच में किसको रखा है, आर्मेचर को रखा हुआ है। आर्मेचर किससे जुड़ा हुआ है, आर्मेचर का एक सिरा तो सर्पी वलय R1 से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, सर्पी वलय R2 से जुड़ा हुआ है। और ये क्या, सर्पी वलय से क्या जुड़े हुए हैं, ब्रश जुड़े हुए हैं। तो एक ब्रश V1 है और दूसरा ब्रश V2 है, और इससे क्या जोड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर यंत्र जोड़ा हुआ है। अब जब इसको क्या करते हैं अपन, इसको चलाते हैं, अपन क्या करते हैं, इसे परिपथ को जब अपन इसको घुमाते हैं तो ये दक्षिणावर्त घूमता है, जिसके कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा कहाँ से जाती है, V2 से V1 की ओर जाती है। जब इसका आधा घूर्णन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो AB वाला हिस्सा है ये इधर पहुंच जाता है और CD वाला हिस्सा इधर आ जाता है। तो अब इसमें जब ये इधर पहुंच जाएगा तो पहले तो परिपथ में विद्युत धारा कहाँ से जा रही थी, V2 से V1 की ओर, लेकिन घूर्णन आधा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रम उल्टा हो जाएगा, जिसके कारण विद्युत धारा कहाँ से जाएगी, फिर V1 से V2 की ओर। ये तो है प्रत्यावर्ती धारा का। अब है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में क्या करते हैं अपन, इस वलय की जगह क्या लेते हैं अपन, द्विक परिवर्तक लेते हैं। इसकी जगह क्या लेते हैं अपन, द्विक परिवर्तक लेते हैं, द्विक परिवर्तक। द्विक परिवर्तक में क्या होता है, विद्युत मोटर जैसा होता है। जैसे अपन ने विद्युत मोटर में देखे थे विभक्त वलय, इस आकार के होते हैं, आधे वोल्ट के आकार के। तो इसी प्रकार ये द्विक परिवर्तक भी दिष्ट धारा में, ये ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा में तो सर्पी वलय होता है और दिष्ट धारा में द्विक परिवर्तक होता है। तो इसमें एक ही डिफरेंस है। द्विक परिवर्तक में क्या होता है, ये आधे वोल्ट के आकार के होते हैं, जिनको बोला जाता है द्विक परिवर्तक। विद्युत मोटर में बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, सर्पी वलय। तो अब ये क्या होता है, द्विक परिवर्तक होते हैं। तो जब इसमें विद्युत धारा होती है तो विद्युत धारा इसी क्रम में बहती है, और विद्युत धारा क्या होती है, दिष्ट धारा में लगातार परिवर्तित होती रहती है। उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक ही दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये है अपना एक तो प्रत्यावर्ती धारा का और दूसरा है दिष्ट धारा का। अब ये ही इसकी क्या है, क्रियाविधि की। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो ए बी ऊपर की ओर तथा सी डी नीचे की ओर गति करा। जब अपन क्या करते हैं, इसको गति कराते हैं, तो ए बी को ऊपर की ओर गति कराते हैं और सी डी को नीचे की ओर गति कराते हैं। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से विद्युत धारा ए से, तो फ्लेमिंग के नियम से, दक्षिण हस्त नियम से विद्युत धारा ए से बी और सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। और बाह्य परिपथ में धारा B2 से V1 की ओर जाती है, और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा कहाँ जाएगी, B2 से V1 की ओर प्रवाहित होती है। फिर जब इसका क्या हो जाता है, आधा घूर्णन कंप्लीट हो जाता है तो AB तथा CD अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्होंने अपना क्या कर लिया, अपना स्थान परिवर्तित कर लिया।
जिसके कारण अब CD पर ऊपर, अब क्या हो जाएगा CD पर किधर, अब ये CD किधर आ गया इधर, CD पर किधर की ओर, ऊपर की ओर, तथा AB पर नीचे की ओर क्या लगे, बल लगे। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से धारा D से C तथा A से B की ओर गति करती है। तो धारा कहाँ से करेगी, D से C और A से B की ओर, B से A की ओर, ये क्या है, B से A की ओर, A से B नहीं, धारा B से A की ओर गति करती है। तो भाई ये परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर जाती है। तो इसी को बोला जाता है प्रत्यावर्ती। अब दो धाराएं, इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। एक है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको AC भी बोला जाता है। ऐसी धारा जिसमें समय के पश्चात उसकी दिशा में परिवर्तन हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब इसमें अपन ने परिपथ में क्या हो रहा था, समय के साथ परिवर्तन हो रहा था। जब अपन ने क्या किया था, परिपथ में कौन सा लिया था, प्रत्यावर्ती धारा ली थी। ये है प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा। और इस युक्ति को ही क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अब है दूसरी दिष्ट धारा, ऐसी धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता। मतलब दिष्ट धारा एक निश्चित दिशा में ही चलती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दिष्ट धारा में विभक्त वलय के स्थान पर द्विक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। और अपन ने जब ये दिष्ट धारा लगाई थी, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, द्विक परिवर्तक क्या क्या किया अपन ने दिष्ट धारा में उपयोग किया है। तो ये है अपना आज का टॉपिक विद्युत जनित्र, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, उसका आंसर आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।